एहसास का नाम है स्टोरीज ऑफ ओरिजिन के इस सफ़र में आप साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि सफ़र तो सफ़र ही रहेगा, लेकिन इसके बाद इस सफ़र में थोड़े से सबक होंगे, थोड़े से एहसास होंगे और ज़िंदगी जीने का एक नया जज्बा स्टार्ट एक मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, अगर तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह, बहुत अच्छा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, अगर तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो मैं नमस्कार दोस्तों, आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में हमारे जो खास गेस्ट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब हैं और ये यहाँ पे साइंस कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और काफ़ी रिसर्च में इनकी जानकारी है। और यूं ही चलते चलते आज इत्तफाकन ये मुलाकात हुई। दैट इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो आज मिलने आए तो मुझे लगा कि आज इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एजाज भाई, आपका खैर मकदम हमारे स्टोरीज ऑफ ओरिजिन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज भाई, आप अगर हम यूं कहें कि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ आपका रास्ता है और आप मिलते भी हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए आप बिहार के बदलते हुए स्वरूप में, और जो इकोनॉमिकल जो थॉट है, एनालिसिस है, रिसर्च में, वो कहाँ तक आपकी टीम इसको कंट्रीब्यूट कर पा रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अपने पॉडकास्ट पे हमें आपने बुलाया और अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एजुकेशन की बात आती है तो मेरा जो हायर एजुकेशन का दौर जो शुरू होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होता है। अच्छा, वहाँ से फिर उसके बाद पीएचडी के बाद फिर एक्सपीरियंस और जॉब के मतलब मैं आईआईटी रुड़की भी गया और लॉ एंड इकोनॉमिक्स से मैंने आईआईटी कानपुर से भी वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स किया। फिर उसके बाद में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ उत्तराखंड में पढ़ा है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दौर शुरू होता है वो होता है आपका आईसीआर नियाप में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ये प्योरली एक तरह से रिसर्च करके ये एक थिंक टैंक को देती है, जैसे नीति आयोग है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। और जो एरिया ऑफ स्टडीज़ है मैंने बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर पे काम किए, जिसमें आपका मार्केट इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उसके बाद फिर आपका नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड है, उस पर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उस पर मैंने फोकस किया। उसके बाद पॉवर्टी, प्राइस ट्रांसमिशन, जो इन्फ्लेशन, इन सब सारी चीज़ों पे काम किया और कई बुक्स मेरे पब्लिश भी हैं। और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं खासकर उसमें से डॉक्टर रमेश चंद, जो भी करेंटली नीति आयोग में एज ए डायरेक्टर हैं, मतलब उसके एग्रीकल्चर डिवीज़न के मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया और उनके साथ पॉवर्टी पे काम किया और एक उनके साथ एक बुक भी पब्लिश है। अच्छा। और दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जैसे अंजनी कुमार, वो उनको हम लोग मैन ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, जैसे इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इक्रीसेट, इलरी सब जगह पर उन्होंने काम किया और वो इंडिया के बहुत ही लीडिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। उनके साथ भी मेरी बुक पब्लिश है और पब्लिकेशन भी है। और साथ ही साथ उसके बाद जो हमारे साथ एक हैं डॉक्टर राकेश सक्सेना, जिनके साथ मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था डबलिंग फार्म इनकम, अच्छा, उस पर भी काम करने का मुझे मौका मिला। बल्कि शुरू के दौर में प्रपोजल जो रिसर्च प्रपोजल है हम सभी लोगों ने मिलके किए थे। और फिलहाल मैडम, तो अगर यूं कहें कि मतलब आपका एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है और मतलब डाइवर्स सेक्शन का है, तो आप एक चीज़ हम समझने की कोशिश करें, बिकॉज कि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे बड़ा मतलब सोशल स्टडीज़ और कुछ पढ़ने का बड़ा शौक है। तो आपका जो डाइवर्स जो एक्सपोजर है, आप अभी जो बदलाव है, अभी इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और जिस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बूम पे है। आप आईटी सेक्टर ऐसे ही बूम था मतलब, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं इस तरीके से कि अभी जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है और किस शेप में जाएगा एज ए इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से? सर बेसिकली अगर हम देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, मेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो देखिए शुरू से ही हमेशा जो रहा है कि वो जो टर्शरी सेक्टर हमेशा सबसे ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर दैन एग्रीकल्चर सेक्टर।
बट हमारी जो इकोनॉमी है वो लार्जली मतलब कि मोर जो ज़्यादातर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो लार्जली डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और बेसिकली हमारी इकोनॉमी एग्रारियन इकोनॉमी भी है। और हमें क्योंकि कुछ मतलब यूँ कह लीजिए कि डिकेड से हमारी इकोनॉमी में कैसे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने लगी है। उसका रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो जनरली आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज और ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ और नेचुरल डिसास्टर वगैरह जितने भी होते हैं इसकी वजह से भी है, और कुछ हमारा इकोनॉमी का कुछ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से आपने सुना भी होगा कि पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, फिर उसके बाद जब मोदी जी हमारे आए और 2015 के बाद से उन्होंने नीति आयोग को किया, क्योंकि बेसिकली उनका कहना ये था कि हमारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, हम पुरानी पद्धति पे नहीं, अब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन पे चलनी चाहिए। इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को उन्होंने किया, तो उसमें जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस भी किया। और यहाँ पे हम कुछ कहना चाहेंगे। हम एक आर्टिकल था उस दिन इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ रहे थे और बड़ा मतलब वो मुझे एक इंसाइट दिया। वो आर्टिकल था, उसका मतलब पंच लाइन था सेंटर फ्लैग्स स्किलिंग गैप्स। तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला मामला मेरे सामने आया कि मतलब अभी तक जो इंडियन पॉपुलेशन का 4.42% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन in the 15 to 29 age group have recognized vocational certificate, जबकि साउथ कोरिया में 96% है, जापान में 80% है, जर्मनी में 76% है, एंड एज वेल एज दिस इज फार बेटर इन चाइना ऑल्सो। एक नॉर्मल इंसान होने के नाते हम ये जो फील कर रहे हैं, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे एक इंसाइट मिला कि चाइना की स्टोरी जो इकोनॉमिक ड्राइव है वो मुझे लगता है कि जो एमएसएमई छोटे छोटे एक एक घर में सुनते हैं कि कुछ चल रहा है, वहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो इंडिया की बात है, अभी लॉन्ग वे टू गो। जो हमने आपको बताया कि जो इंडिया में कहाँ 70% की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वोकेशनल का है। हम लोग भी कल आज से अगर बोलिए तो 2 दशक पहले +2 में हुआ करते थे, 2-2.5 दशक पहले, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज का वो टाइप का ट्रेंड नहीं था, ना तो मतलब वो एक्सपर्टीज थी। मुझे लगता है कि क्या इसमें आप लोग ने कुछ मतलब गवर्नमेंट को इंसाइट दिया और कुछ? सर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम है जो नेट्स बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली ये अभी कुछ दिन पहले इसका वर्कशॉप भी हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में, और जहाँ पे मतलब कि सेक्रेटरीट से लोग सब आए हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। बेसिकली ये हमारा जो फोकस है कि जो लोग जैसे होता है ना कि आप एजुकेशन के बाद आफ्टर कंप्लीशन योर ग्रेजुएशन, तो मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हैं उनको कैसे जॉब दिया जाए। तो एक गवर्नमेंट की स्कीम आई है नेट्स, उसके थ्रू अगर आप उस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जो भी ग्रेजुएट। ये बहुत ज़रूरी है आज के न्यू जनरेशन के लिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आजकल हम लोग जो बोलते हैं रोज़गार, तो हकीकत में जो नौजवान है इस रोज़गार का तलबगार है, लेकिन ये भूल जाता है कि नौकरी ही रोज़गार नहीं है। रोज़गार का मतलब है कि अपने पैर पे खड़ा होना, आपके पास जो स्किल है लेना, चाहे वो एक छोटा सा वोकेशनल कोर्स करके भी आप बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक इन्फॉर्मेशन होगा हमारे सोसाइटी के लिए। उसमें सर 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जो आफ्टर कंप्लीशन योर ग्रेजुएशन तो आप नेट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर आप परसुइंग है मतलब यू आर कंप्लीशन अबाउट टू कंप्लीशन योर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, तो अप्रेंटिसशिप का उसका एक साइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें आप रजिस्टर करने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन, फिर आपको डिफरेंट कंपनीज में एक यूआईडी जनरेट होती है। उसके थ्रू आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंट कंपनीज इंडिया की जो भी है, आप एक लोकल लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होती है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और 40% जो होगा जो एजेंसी आपको हायर कर रही है। आज के इस मतलब एक छोटे से गुफ्तगू में मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों को। मैंने भी देखा बड़ी करीब से कि अभी कुछ आर्टिकल अक्सर आ रहे हैं, एमएसएमई और वोकेशनल कोर्सेज में गवर्नमेंट का स्ट्रेस ज़्यादा है, और हम हिंदुस्तानी काफ़ी मतलब स्ट्रगलर होते हैं और वो काफ़ी मेहनती होते हैं। अगर सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इनिशियल स्टेज से 10-12 पास आउट करते हैं और वोकेशनल कोर्स करते हैं और उसके सहारे अगर हम कुछ अप्रेंटिसशिप करके एंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज़ अगर लेके आए तो बहुत बड़ी बात। सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पहले भी हो रहा है, वोकेशनल कोर्सेज ऑलरेडी उनके पास टेक्निकल हैंड होता है, वो जाके क्या करते हैं डिफरेंट कंपनीज में अपना
जॉब करते हैं। वो क्या, कई लोग ऐसे होते हैं दिल्ली में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में देखे होंगे आप, इवनिंग कोर्सेज वो डिग्री करते हैं और उसके बाद वो मॉर्निंग में अपना वो जॉब करते हैं। तो खुद का वो अपना इंतजाम, यानी कि खुद के वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये ग्लोबल, सॉरी, इंडिया लेवल पे पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, लेकिन डिपेंड, क्योंकि जनरली लोगों के जहन में एक ही चीज़ है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब है बस वही जॉब है। एग्जैक्टली और लोगों के जहन में ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट जॉब जो है बस वही है। तो एजाज भाई, हम ये बात कर रहे थे कि मतलब अभी जो हम बोल रहे हैं स्किलिंग, रीस्किलिंग और इस गैप को भरने का, तो बहुत बड़ा लॉन्ग वे टू गो हमको जाना है और हमारे नौजवानों को और हमारे हिंदुस्तान, हमारे बिहार को जाना है कि ये साफ नज़र आ रहा है। और जैसे हम बोल रहे हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारा, कई ट्रिलियन डॉलर की, कई कितना न जाने कितने मतलब डॉलर की ये इकोनॉमी हिंदुस्तान में होगी, उसमें बहुत बड़ा चंक हमारे न्यू जनरेशन का है। और मुझे लगता है जो मैंने जो डेटा देखा है, कहाँ 70%, डेफिनेटली वो 70%, 80% जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो गांव-गांव में हर कमरे में एक ना एक इंडस्ट्री, यही कहा जाता है चाइना, जापान, वियतनाम के बारे में। अभी वियतनाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमी का, बहुत ज़्यादा उनमें अभी आप देखेंगे यूएस का ट्रेड वाला जो मामला हुआ है, तो उसमें भी वियतनाम का मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में भी उसके बहुत सारे मतलब इम्पोर्ट आ रहे हैं। तो मेरा आज के कोर्स मतलब इस पॉडकास्ट के मतलब एक छोटा सा पॉडकास्ट है और यूं ही चलते चलते बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने बनाया। मेरी कोशिश स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में यही होती है और मैं सभी को दावत तौफीक यही देता हूँ कि खुद से खुद की तलाश कीजिए और हर इंसान में कुछ न कुछ कैलिबर, कुछ न कुछ कैपेबिलिटी, कुछ न कुछ कैपेसिटी होती है, टैलेंट होता है स्पेशल के पास। और इस टैलेंट की पहचान मुझे तो लगता है, अक्सर कहता है, मेरी भी ये सोच है, जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट अभी जो स्टोरी ऑफ ओरिजिन का पॉडकास्ट आपके साथ हम अभी मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी मेरा मतलब ये क्या इंटरेस्ट है, वोकेशनल टाइप की चीज़ है। जॉब तो मेरा, मैं तो एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एज ए DPM यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन ये मेरा शौक है। ये शौक बचपन से, उस शौक को अगर वोकेशनल के जरिए बढ़ाया जाए तो वो शौक कब आपको कहाँ इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है ये कोई नहीं जानता है। गवर्नमेंट भी आज के डेट में ये सोचने लगी और हम नौजवानों का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को खुद से तलाश करें और अपने आसमां, अपनी मंजिल को ढूंढें। एजाज भाई, बड़ा अच्छा लगा इस छोटे से पॉडकास्ट में, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पॉडकास्ट में स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में मेरी ये शुरुआत है और ये भी मेरा एक जस्ट लाइक वोकेशनल एक्सपीरियंस है। आप हमारे इस एफर्ट को सराहें और हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे मैं अभी बात कर रहा तो एक से एक स्कॉलर के बारे में डिस्कशन किए और हम ये कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में उस स्कॉलर के साथ हम इस पॉडकास्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। न जाने किनकी बात में कौन सा असर होगा और उस असर से न जाने कितने की जिंदगियां बदलेंगी। और अक्सर यही कहा जाता है कि हर एहसास, हर बात कहीं न कहीं किसी तरीके से एहसास दिलाता है, न जाने किसके दिल में कौन सी बात बैठ जाए और उसकी ज़िंदगी बदलाव में आए। हर इंसान का यही कर्तव्य है। स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में भी हम इसी मकसद के साथ शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज को जोड़ते हुए आज बड़ा अच्छा लगा आपसे। लास्ट में मैं जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको मैं एक तरह से अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, अगर तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह, बहुत अच्छा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, अगर तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो मैं ये चीज़ उसे हौसला देना चाहूँगा कि हमारे इकोनॉमी में या हमारे मुल्क में या हमारे जो सूबा में जो स्टेट है उसमें इसकी कमी नहीं है। बस आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए और लगनशील अगर हैं आप और आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि आजकल हर कोई टॉपर्स की लाइन में है, उस टॉपर्स में आपको टॉप करना पड़ता है तब आपको जगह मिलती है। तो यही है और आज के इस प्रोग्राम में रेहान अशरफ साहब का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे अपने इस टीम पॉडकास्ट पे मुझे मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।